नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, मैंने बोला था आप सबको कि जो है हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो उससे आप लोगों ने कमेंट करके सुझाया था कि जो है मैंने पूछा भी था कि आप लोग को मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दूँ या पहले टॉपिक कराऊँ फिर उससे संबंधित क्वेश्चन कराऊँ। तो आपने कहा था कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दीजिए, तो इसलिए मैं आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन आज से शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके पहले मैंने जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन एक टॉपिक कराया हुआ है, ठीक है। जिससे मैप से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने करा दिए थे, ठीक है। उसी में मैंने पूछा था, ठीक है। तो आप जाकर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो जाकर के आप आज हम लोग मैप वाले क्वेश्चन को देख लिया है। अब हम लोग जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन आज से शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक मैं वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सीटेट में एकदम आते ही आते हैं, ठीक है। अगर उनको तैयारी कर लिए तो आपको मतलब 75% तैयारी हो गई, ठीक है। 25% तो खैर कहीं कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 75% तैयारी लगभग आपकी हो गई। तो उसी में एक आता है एनसीएफ और समावेशी शिक्षा। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं आपको। सीधे पैडागोजी की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट में तो बनते ही बनते हैं। जो 30 नंबर का पैडागोजी है तो उसमें 5 नंबर कम से कम बनते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो। देखिए, वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, ठीक है। लेकिन कोशिश करूँगा मैं आपको कि एक वीडियो में आपको पूरा टॉपिक करा दूँ। अगर नहीं हो पाया, अगर ज़्यादा वीडियो लंबी होने की चांस होगी तो हो सकता है आपको बोरियत हो जाए, इसलिए मैं 2 पार्ट में करा दूंगा। और एक पार्ट में इसका क्वेश्चन जरूर करा दूंगा आपको। इससे संबंधित क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए टॉपिक कराने के बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा क्या है, ठीक है। तो इसे देखिए, एक लाइन में आप जो लिखा है वो तो मैं पढ़ के बताऊंगा, इसके अलावा आपको समझाऊंगा रिलेट करके। तो इसे एक लाइन में समझ लीजिए अगर, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि सेग्रेगेशन इज द अगेंस्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो यानी कि सेग्रेगेशन यानी कि अलगाव जो है वो प्रकृति के खिलाफ है, ठीक है। अलगाव जिस प्रकार प्रकृति सभी प्राणियों में भेदभाव नहीं करती, सूर्य सबको समान ऊर्जा देता है, वर्षा सबको समान रूप से भी होती है, उसी प्रकार हमें किसी भी बच्चे में डिफरेंसेस के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब यह डिफरेंसेस किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखिए, डिफरेंसेस के आधार पर हम लोग को भेदभाव नहीं करना, जैसे कि एक नेचर नेचर सबको समान रूप से सब चीज़ उपलब्ध कराती है ना। अलगाव की शुरुआत हम लोगों ने की है। ये गोरा है, काला है, वो गरीब है, अमीर है, ये इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हम लोग अलगाव करते हैं। मनोबुद्धि है, तेज बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, विकलांग है, दिव्यांग है, ऐसे बहुत सारे मतलब हम लोग सेग्रेगेशन करते रहते हैं। तो सेग्रेगेशन जो है प्रकृति के नेचर के जो है खिलाफ है। तो हमको चाहिए कि सबको एक समावेशी रूप यानी सबको सम्मिलित रूप से हम लोग, अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो सब शिक्षा तो और ज़रूरी रहता है कि सबको सम्मिलित रूप से हम लोग शिक्षा दें, सबको समान रूप से ट्रीट करें। अब डिफरेंस जो है किसी भी आधार पर हो सकता है, डिफरेंस के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो डिफरेंस कौन सा हो सकता है तो देख लेते हैं। डिफरेंस हो सकता है हमारी संस्कृति का, ठीक है। संस्कृति का भेदभाव हो सकता है। डिफरेंस हो सकता है लिंग का हो सकता है। इसके अलावा धर्म का हो सकता है, भाषा का हो सकता है, दिमागी क्षमता हो सकता है, रुचि और जाति इत्यादि का। अब देखिए कैसे हो सकता है। जैसे संस्कृति कह सकते हैं ना कि वो वहाँ उसकी संस्कृति अच्छी नहीं है, वहाँ की संस्कृति है, वो वहाँ की संस्कृति है, ऐसे करके लोग देते हैं। लिंग, पुरुष स्त्रीलिंग का जो है भेदभाव करते हैं, पुरुष और स्त्री में अलग अलग भेदभाव, ठीक है। फिर कैसे धर्म, जैसे अलग अलग आजकल चला हुआ है धर्म, धार्मिक उन्माद लोगों पे चढ़ा रहता है। जैसे ये कोई हो गया, जैसे एक उदाहरण दे दें, मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जैसे मैं कोई भी एक धर्म वाले लोग हो गए, उन पे वो भेदभाव करने लगे कि नहीं हम दूसरे धर्म वालों को तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जैसे
बहुत से जगह पे क्या होता है कि जो है आपको एडमिशन ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसे टाइप के स्कूल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर अगर एडमिशन मिल भी गया बच्चे को, तो अगर जैसे कुछ स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, अगर मिल गया, ठीक है, धार्मिक टाइप का स्कूल हुआ, तो वहाँ पे आपको जो है पढ़ाया, भेदभाव किया जाएगा। ऑब्वियस है कि अपने रिलीजन वालों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक है। फिर भाषा, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, ठीक है, तो कोई आसामी लैंग्वेज बोल रहा है या फिर कोई उड़िया बोल रहा है, तो मैं उससे भेदभाव करूँ विद्यालय में, ठीक है। तो भेदभाव करना है, या फिर कोई उड़िया वाला है और मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, तो वो मुझसे भेदभाव करे, ऐसा टाइप का। और दिमागी क्षमता जैसे कि मनोबुद्धि, तीव्र बुद्धि, स्लो लर्नर है, स्पेशल चाइल्ड जो है, गिफ्टेड चाइल्ड इत्यादि अलग अलग। फिर रुचि के अनुसार जो है, इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट पे भी मिल जाएगी पीडीएफ। तो वेबसाइट से जाकर पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद करिएगा। इसका पीडीएफ कब मिलेगी? जब आपको दोनों पार्ट, अगर 2 पार्ट में वीडियो बनेगा तो दोनों पार्ट आ जाएंगे, उसके बाद से ही पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है। इसलिए रेगुलर विजिट करते रहे वेबसाइट पे। फिर दिमागी क्षमता जैसे बता दिया। रुचि तो हो गया आपको, जैसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे किसी का पेंटिंग में होगा, किसी का खेल कूद में होगा, किसी का पढ़ाई में होगा, किसी का बुक्स वगैरह में होगा, तो अलग अलग चीज़ों में रुचि हो सकता है, उसके आधार पर भेदभाव। और जाति तो मत पूछिए, आजकल तो मतलब जाति के आधार पर तो भेदभाव, एक समय था जब जाति के आधार पर भेदभाव होता था। खैर आज भी कुछ लोग हैं जो मानसिकता उनकी इतनी अभी कंजर्वेटिव टाइप की सोच है, जो जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो जाति के आधार पर तो भेदभाव करनी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई जाति है, कोई नहीं होता, इंसानियत से बड़ा कोई जाति कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं भेदभाव का आधार, ये मैं बता रहा था। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव मना, जो है भेदभाव की मनाही समावेश शिक्षा करता है, ठीक है। हमें अपना पाठ्यचर्या गतिविधि इस प्रकार से निर्धारित करना होता है कि उनसे भेदभाव ना हो, ठीक है। मैंने इस पीडीएफ को ऐसा तैयार कर दिया है कि आप सिर्फ पढ़ भी लो ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो कि जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, वो तो ठीक है, मैं रिलेट करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से भी, अगर आप कोई आदमी थोड़ा सा पढ़ा, ये तो उन लोगों के लिए है, मैं समझा रहा हूँ जिनको जो है नहीं, नए नए हैं, मान लीजिए इन्होंने पढ़ाई रहे किया, ठीक है, दोबारा से अगर करना चाह रहे हैं, तो एक बार रिवीजन करने के लिए, अगर एक बार देख लिया ना, तो रिवीजन करने के लिए अगर आपने देख लिया, फटाक से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग मान लीजिए कि अपना करिकुलम हो गया, जो भी गतिविधि हो गया, पाठ्यचर्या वगैरह जो भी तैयार करनी है आपको, तो वो ऐसा करना है कि सब समावेशी रूप से पढ़ाई हो, ठीक है, सब समावेशी रूप से हो, वो अलगाववाद को बढ़ावा ना दे। अब समावेशी विद्यालय क्या है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो समावेशी विद्यालय वह विद्यालय है जो सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दे, चाहे वह गिफ्टेड बच्चा हो, ठीक है, चाहे स्पेशल बच्चा हो, नॉर्मल हो। सिर्फ जो मेंटली रिटायर्ड है, जिसका IQ 70 से नीचे होता है, उनके लिए अलग विद्यालय, अलग शिक्षा की जो है ज़रूरत होती है। यहाँ पर विद्यालय अपने सिस्टम में बदलाव करता है। जो समावेशी विद्यालय होता है, वहाँ जो है विद्यालय अपने सिस्टम में बदलाव करता है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि सभी इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ विद्यालय जो है बच्चों की आवश्यकता अनुसार, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चे आएंगे ना, अलग अलग भाषिक परिवेश से, अलग अलग संस्कृति वाले, अलग अलग प्रकार के फिजिकल, मान लीजिए कि डिसेबिलिटी वाले हो गए बच्चे, ठीक है, तो गिफ्टेड हो गया, नॉर्मल हो गया, सब तरह के बच्चे आएंगे। तो उनके अनुसार विद्यालय को अपने सिस्टम बदलाव करना है, ना कि एक रिजिड टाइप का सिस्टम बना दिया जो है आपको वो कठोर, अब आपको वो बदलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि आपको पहले नियम था कि कोई बच्चा चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जैसे विकलांग बच्चे, चाहे विकलांग नहीं करना चाहिए, दिव्यांग बच्चा, आजकल दिव्यांग कहा जाता है, तो दिव्यांग बच्चा मान लीजिए आ रहा है, ठीक है। अब आजकल क्या किया जाता है कि बिल्डिंग को एक मॉडिफाई कर दिया जाता है, जैसे कि वो रैंप बना दिया जाता है। पहले सीढ़ी वगैरह लगा है, अब अच्छा आ रहा है तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम उसको सुविधा नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर आँख से नहीं देख सकता, तो पहले उसको एडमिशन ही नहीं दिया जाएगा। अभी
नॉर्मल विद्यालय में ही एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए ब्रेल लिपि वाले पुस्तक उपलब्ध कराए जाएंगे, सुनने वाले ऑडियो बुक्स उपलब्ध कराए जाएंगे, ऑडियो आवाज़ के द्वारा सुन के समझ सके, ये सारी चीज़ें उसको उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो सभी बच्चों के अनुसार सिस्टम बदलाव करता है, विद्यालय अपना सिस्टम बदलाव करता है, ना कि बच्चों को बदलने करता है। तो अब देखते हैं, समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित शिक्षकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। और शिक्षकों के लिए क्या बात कही गई है, तो देखेंगे शिक्षक जो है बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति उनको संवेदनशील रहना होगा। देखिए, अब आप और हम शिक्षक हैं, तो हम लोग को संवेदनशील रहना होगा बच्चों की आवश्यकता के प्रति। मान लीजिए किसी बच्चे को, जैसे मैंने बताया कि अगर आँख देखने में प्रॉब्लम है, तो उसको अगर आँख, मान लीजिए कि उसकी आँख से दिखता नहीं है, तो हम लोग ऑडियो बुक्स उपलब्ध करा सकते हैं। आजकल ऑडियो बुक्स तो काफ़ी चलन में है, ऑडियो बुक्स उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर जो है ब्रेल लिपि वाले बुक उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, अगर उसको आँख से दिखता है, हल्का हल्का धुंधला दिखता है या फ्री होता है, तो हम लोग उसको आगे बैठाएंगे। ठीक है, अगर सुनने में परेशानी है, ठीक है, तो विजिबल वीडियो चीज़ें हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। अगर स्लो लर्नर है, तो हम लोग धीरे धीरे लेकर के ऐसे चलेंगे, ऐसे एक्टिविटी अपना डिजाइन करेंगे कि स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर दोनों अच्छे से सीख सके। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटना है, उनकी विविधता के आधार पर। अगर समूह में कोई कार्य कराना हो, तो ऐसे ग्रुप बनाए जिसमें सभी तरह के बच्चे शामिल हो, जैसे एक ही ग्रुप में तेज, कमजोर, विकलांग बच्चे शामिल हो। अब देखिए क्या कह रहा है कि ग्रुप में जो है बच्चों को नहीं बांटना है। अगर जैसे कि मान लीजिए हम लोग ग्रुपिंग कर देते थे, पहले के स्कूल में क्या होता था, पहले के स्कूल में वो लड़के बहुत तेज हैं, ये ए सेक्शन वाले बच्चे बहुत तेज हैं, बी सेक्शन वाले जो है, और जो है सी डी या ई वाले सेक्शन वाले बच्चे हैं, वो तो एक नंबर के गधे हैं। ऐसा शिक्षक की मानसिकता होती थी। रियली आपने भी नोटिस किया होगा, अरे बच्चा कितना भी तेज क्यों ना हो, अगर वो इस सेक्शन में चला गया है, तो लोगों की मानसिकता हो जाती है गधा होगा बच्चा, वो पढ़ने में तेज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो है ये चीज़ आपको नहीं करना। समावेशी विद्यालय यही करता है कि ग्रुपिंग नहीं करना है आपको। अगर समूह में कार्य कराना हो, तो उनमें सभी बच्चों को ऐड करना है। ठीक है, अगर समूह में कोई कार्य कराना हो, जैसे कि कोई परियोजना वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह दिए हैं, या फिर ग्रुप वर्क बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कार्य कराना है, तो उसमें सभी प्रकार के बच्चों को, जैसे गिफ्टेड हो गया, नॉर्मल बच्चे हो गए, कमजोर हो गए, विकलांग हो गए, स्लो लर्नर, सभी तरह के बच्चों को शामिल करेंगे, ताकि जो है उनमें अलग अलग वर्गीकरण की भावना ना हो, अलगाववाद की भावना ना विकसित हो, और हीन भावना विकसित ना हो। ठीक है, विकलांग या कमजोर बच्चों में। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला पॉइंट है शिक्षक के लिए कि बच्चों की आवश्यकता अनुसार उन्हें निर्देश देंगे, सुझाव देंगे तथा मार्गदर्शन करेंगे तथा कार्य करेंगे। जैसे देखने वाले बच्चों को आगे बैठाएंगे, सुनने में समस्या वाले बच्चों को उच्च स्वर में पढ़ाएं। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सारा कार्य करना है, निर्देश देना है, सुझाव देना है उनको। जैसे देखने वाले बच्चे हैं, तो उनको मैंने बोला था कि आगे बैठाइए। सुनने वाले बच्चे को दिक्कत हो रहा है, तो उनको जो है उच्च स्वर में पढ़ाएंगे, ताकि अच्छे से समझ सकें। अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षार्थी केंद्रित विधि का ज़्यादा प्रयोग करें। ठीक है, अब शिक्षार्थी केंद्रित विधि क्या है, आपको वो भी मैं जल्द ही कराऊंगा टीचिंग मेथड्स में। इसके बाद मैं टीचिंग मेथड्स ही कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, फिलहाल के लिए यहाँ जान लीजिए कि ऐसे जो है विधि, शिक्षा की विधि, शिक्षण विधि वह विधि जो बच्चों को ध्यान में रखा जाए, जहाँ बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो, वो शिक्षार्थी केंद्रित विधि होती है। जहाँ शिक्षक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, डिक्टेटर की नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह ध्यान रखना कि सबको संतुलित रखना था। जो तेज है बच्चे हैं वो आगे निकल जाएं, और जो स्पेशल बच्चे हों वो बोर हों, सबको समान अधिगम हो, उनकी क्षमता के अनुसार ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है कि यह ध्यान रखना है कि सबको संतुलित रखना है, यानी कि पूरा क्लास एकीकृत रूप में, समावेशी रूप में आपको जो है पढ़ाना है। ऐसा ना हो कि जब जो है कमज़ोर बच्चे अगर कमज़ोर बच्चे को सिखाने में लगे, तो स्पेशल बच्चा जो है वो बोर हो जाए। ठीक है, तो उनकी क्षमता के अनुसार ऐसा करना है कि सबका अधिगम समान रूप से हो। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगला, अब वो आपने देख लिया आपके लिए क्या समावेशी शिक्षा में बोला गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में क्या अंतर है। ठीक है, आप आपने सुना होगा एकीकृत शिक्षा,
तो एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है वही हम लोग देखेंगे। देखिए, समावेशी शिक्षा हो गया और एकीकृत शिक्षा। समावेशी शिक्षा सबको शामिल किया जाता है और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखा जाता है। अब एकीकृत शिक्षा क्या कहता है? एकीकृत शिक्षा यहाँ हर प्रकार के बच्चों को एडमिशन तो दे दिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता है। यानी कि जैसे जैसे कि हमने बोला कि अगर देखने में परेशानी हो रही है तो उनको आगे बैठाएंगे, सुनने वाले बच्चों को सुनने में परेशानी हो रही है तो उनको जो है तेज आवाज़ में बोलेंगे। तो एकीकृत शिक्षा में पद्धति में आपको क्या किया जाता है? एडमिशन तो मिलेगा लेकिन इन सभी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए हम लोग स्पेशल कोई चीज़ नहीं कर सकते। अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो उसको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगे। ये सारी चीज़ें जो है हमको उससे कोई लेना नहीं, मुझे एडमिशन लेना है, एडमिशन ले लिया मैंने, बस मेरा काम खत्म, मेरी ड्यूटी खत्म। असमावेशी शिक्षा एडमिशन लेने भर सीमित नहीं है, एडमिशन तो सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद आपको उसका अधिगम प्रॉपर तरीके से हो, उसका लर्निंग अच्छे से हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, इसमें जो है समावेशी शिक्षा में सिस्टम में परिवर्तन होता है, ना कि बच्चों को परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है, स्पेशल शिक्षकों की व्यवस्था हो या विकलांगों के लिए रैंप की व्यवस्था करना, उचित फर्नीचर की व्यवस्था करना, सबका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा जो है सिस्टम में अपने परिवर्तन करता है, ना कि जो है बच्चों को परिवर्तित करने के लिए करता है, उन पे थोपता नहीं है, ठीक है, सिस्टम को। उनकी आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है, जैसे स्पेशल शिक्षकों की व्यवस्था हो, मान लीजिए कोई अगर किसी प्रकार का बच्चा है, देखने सुनने में परेशानी है, तो उसको वैसे टाइप की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ना कि उनको वैसे विद्यालय में भेजेंगे। वैसे विद्यालय में नहीं भेजेंगे, उसी विद्यालय में वैसे शिक्षकों की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। आप जो सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं करिए, ठीक है। इसके अलावा जो है विकलांगों के लिए रैंप की व्यवस्था करना, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पहले की बिल्डिंग में क्या होता था, वैसे ही सीढ़ी है, आना आता और नहीं आना है तो मत जाओ, ठीक है। और तो अब की बिल्डिंग में आप देखते होंगे रैंप बनाए जाते हैं, ठीक है। उचित फर्नीचर की व्यवस्था करना, सबका ध्यान रखा जाता है। उचित फर्नीचर यानी कि कोई बच्चा जो है ऊंची हाइट का है तो उसके लिए ऐसा टाइप का बेंच होता था। क्या होता था कि मैं बता दूं, मैं खुद जब विद्यालय में जाता था तो उस समय बेंच ऊंचे होते थे, और मैं जो है बेंच जो है मेरी हाइट उस टाइम काफ़ी छोटी थी, बाद में मेरी हाइट बढ़ी, तो हाइट उस टाइम काफ़ी छोटी थी, तो मैं बेंच पे बैठता था। अगर मान लीजिए मैं लोअर वाले बेंच पे बैठता था तो ऊपर वाले बेंच पे मुझे दिखता नहीं था। मैं क्या बताऊँ आपसे, मुझसे दिखता नहीं था, मुझे खड़े होकर लिखना पड़ता था बेंच पे। और मेरे सर या मैम जो होते थे वो पूछते थे खड़े क्यों हो, तो मैं बोल देता था कि मैम या सर मुझसे जब मैं बैठ रहा हूँ तो मुझसे बेंच पे लिखा नहीं जा रहा, जो भी नोट करना है नोटबुक में मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम होती थी। तो ये सारी चीज़ें का पहले ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन अब व्यवस्था की जाती है। आप तो देखते होंगे कि अब कुर्सी टाइप का एक चेयर का व्यवस्था किया जाता है जिसपे जो हैंडल लगा होता है, बहुत सारी जगह पे उसी पर रख के बच्चे लिखते हैं, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। अब एकीकृत शिक्षा है क्या है, इसमें बच्चे के हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं होती है, सिर्फ एक रिसोर्स रूम होता है जिससे बच्चे सहायता ले सकते हैं। अब देखिए, समावेशी शिक्षा में शिक्षक जो है की व्यवस्था की जाती है, उसके लिए जो भी व्यवस्था किया जा सकता है उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन एकीकृत शिक्षा में कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है, बच्चा जैसे सीखना है सीखे। हाँ, एक रूम बना दिया जाता है, रिसोर्स रूम, जैसे कि मान लीजिए कि खेल सामग्री उपलब्ध कर दिया गया, बुक्स उपलब्ध कर दिया गया, जो चीज़ें सब रिसोर्स रूम में उपलब्ध है। वहाँ पे सामान है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, ऐसा नहीं कि उपलब्ध कराना ही है। और वहाँ पर उपलब्ध है तो उपलब्ध करा दिया जाता है, रखा हुआ है, मैंने जा करके लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जिसको जरूरत हो वो जाकर ले सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें जो है बाला जो इस्तेमाल होता है। बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जैसा कि लिखा हुआ है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये पूछता है क्वेश्चन। ये सारे पॉइंट्स आपको जो है ये ऐसे, मैं सिर्फ पॉइंट नहीं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपको, ठीक है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सिस्टम में बदलाव होता है, ऑप्शंस दे देगा 4 और एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्या नहीं होता है तो 3 सही दे देंगे, 3 इसमें का पॉइंट दे देगा, एक जो है कुछ और पॉइंट दे देगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बाला क्या होता है? बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, जैसे बिल्डिंग को एक लर्निंग के टूल के रूप में इस्तेमाल करें। जैसे आप देखते होंगे कि जो है आजकल विद्यालयों में क्या होता है कि जो है पोस्टर्स लगे होते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। इसके अलावा
क्या होता है कि जो आपको जो है दीवारों पे लिखा होता है, अच्छे अच्छे कोट्स लिखे होते हैं, ठीक है, जिससे कि जो है बच्चे जो है लर्निंग कर सकें। इसके अलावा आपको जो है रैम्प वगैरह बनाया गया है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ जो बिल्डिंग को लर्निंग के टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा। और जो है एकीकृत शिक्षा में नहीं होता है ऐसा कुछ। अगला बढ़ते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा जो है, हमने हर प्रकार के बच्चों को शामिल किया है समावेशी शिक्षा में। यहाँ हर प्रकार के बच्चे का मतलब क्या है, अब उसको देखना होगा हमको, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में जो है गिफ्टेड बच्चे शामिल हैं, बैकवर्ड बच्चे शामिल हैं, सिंगल पेरेंट बच्चे शामिल हैं जिनके एक ही माता पिता है, या तो पिता या माँ जो भी है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे शामिल हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले शामिल हैं, नॉर्मल चाइल्ड शामिल हैं, ठीक है। पीटीएसडी बच्चे शामिल हैं, यानी कि पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले बच्चे शामिल हैं। ये सारे मैं बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। और अब देखते हैं गिफ्टेड बच्चे जो हैं, गिफ्टेड बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन बनेंगे कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बच्चे को शामिल किया जा सकता है। 3 बच्चे दे देगा, 3 प्रकार का ये दे देगा, और एक जो है अलग दे देगा, वो आंसर हो जो है किस प्रकार के बच्चे को शामिल किया जा सकता है, किस प्रकार के बच्चे को नहीं शामिल किया जा सकता। 3 पॉइंट दे देगा, एक जो अलग दे देगा, उसको आपको छांटना होगा। आप अच्छे से देखे रहोगे तभी वहाँ पे काम कर पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे गिफ्टेड बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता चल ही जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। गिफ्टेड बच्चों के लिए निम्नलिखित में किया जा सकता है, देखिए क्या किया जा सकता है। तो समृद्ध पाठ्यक्रम होना चाहिए, इनरिच करिकुलम होना चाहिए। तो इनरिच करिकुलम मतलब आपको जो है पाठ्यक्रम में सारी चीज़ें जो सम्मिलित होनी चाहिए, यानी कि अगर बच्चा खेल कूद में सक्रिय है, ठीक है, तो खेल कूद हो या फिर जो भी एक्टिविटी कराना हो, परियोजना हो, सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी सृजनात्मकता या अपसारी सोच से जुड़ी है, यानी कि बच्चों की क्रिएटिव जो है सोच को जो है डेवलप करना है। वो जो अपसारी सोच क्या होता है, अपसारी सोच जैसे मैंने पहले डिस्कस किया हुआ आपसे, ठीक है, कि डिस्कस किया हुआ है कि देखिए आपको जो है इनरिच करिकुलम सृजनात्मकता बता दिया। हाँ, तो जैसे कि अपसारी सोच क्या है कि जैसे मल्टी डायमेंशनल सोच हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि जैसे एक ही जगह केंद्रित होता है, जैसे हम लोग नहीं किसी बच्चे को पहले के ज़माने में डरा धमका कर एकदम बच्चे को सीधा कर दिया गया, और उसकी सोच विकसित ही नहीं पाती थी। उसको जितना जो है फ्रीडम दिया गया कि तुमको इतना ही सोचना है, ऐसा नहीं करना है, बच्चे को छूट देनी है ताकि जो है बच्चा सीख सके, बच्चा अपना थॉट लगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी दिशाओं में मल्टी डायमेंशनल सोच सके, ठीक है। तो वही कहता है कि अब सारी सोच से जुड़ी है, ठीक है ना। एफ ओसबर्न ने ब्रेन स्टॉर्मिंग या बुद्धिशीलता जो क्रिएटिविटी से जुड़ी है, इसमें बच्चों को ग्रुप्स में बैठाकर सोचने को कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है किसने दिया था, किसने जो है इस टर्म को दिया था, तो एफ ओसबर्न ने दिया था, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बच्चों को क्या किया जाता है, ग्रुप में बैठा करके क्रिएट सोचने को कहा जाता है। और बच्चे जो ग्रुप में बैठ के सोचेंगे तो एक दूसरे से अपने ये चीज़ें साझा करेंगे, अपने थॉट साझा करेंगे, तो उनमें क्रिएटिविटी जो है विकसित होगी। एक और शब्द है लेटरल थिंकिंग या पार्श्व सोच, जिसे जो है एडवर्ड डे बोनो ने दिया है। तो जिसमें जो है सोचने के लिए अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब जो है एक लेटरल थिंकिंग भी आपने वर्ड सुना होगा, क्वेश्चन बनते हैं कि लेटरल थिंकिंग क्या है। तो इसको किसने दिया है, तो एडवर्ड डे बोनो ने दिया है। अब आपको जो है ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हालांकि इसमें सीटेट में बहुत कम चांस है ऐसा बनने का, लेकिन केवीएस वगैरह में बन जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, अलग तरीके से सोचने को इस्तेमाल किया जाता है तरीका, ठीक है, बहुत तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। अगला पॉइंट, जो बच्चा क्रिएटिव हो उसका IQ 140 प्लस हो, यानी कि गिफ्टेड बच्चे के समान हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर गिफ्टेड बच्चा क्रिएटिव जरूर होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ध्यान रखना है कि जो बच्चा की 140 प्लस, ठीक है, जो भी बच्चा क्रिएटिव हो उसका IQ 140 प्लस हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। 140 प्लस IQ क्या होगा, ये सारी चीज़ मैं आगे आपको टॉपिक्स करते रहूँगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो 140 प्लस हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 140 प्लस जब बच्चा होगा, ठीक है,
तो बच्चा गिफ्टेड होगा, ठीक है। तो क्रिएटिव बच्चा गिफ्टेड होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो गिफ्टेड बच्चा है वो जरूर क्रिएटिव होगा, ये पक्का। गिफ्टेड बच्चा क्रिएटिव जरूर होगा, ठीक है ना। अगला लर्निंग डिसेबिलिटी, ये हम लोग जो है अगली वीडियो में देखेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग को देखने में परेशानी होगी, इसलिए शॉर्ट में वीडियो मिले और ये ठीक है। लेकिन जितना वीडियो दिया जाए आपको पूरा देखना है। इनफैक्ट अगर आपको जैसे मैं एक टाइम वीडियो उपलब्ध कराता हूँ, तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम अगर वीडियो उपलब्ध कराया जाए तो आपको वो भी देखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। और अब आपको घड़ी देख के तैयारी नहीं करनी है, सिलेबस देख के तैयारी करनी है, ठीक है। कितनी आपकी तैयारी है, तैयारी देख के और सिलेबस देख के तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।